बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 13 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एस&पी ब्लॉक एलिमेंट्स हम लोग पढ़ रहे हैं और उसमें आज हम लेक्चर नंबर 16 स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज के जो हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं उनमें ग्रुप 4 एलिमेंट्स के कंपाउंड्स हैं, जिनमें क्लोराइड्स एंड ऑक्साइड्स ऑफ ग्रुप 4 एलिमेंट्स। मैंने आपसे ये कहा था कि हमारा ये चैप्टर अब ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। ठीक है, हमारे पास 2 ग्रुप्स रह गए हैं, एक उनमें ग्रुप 4 है और ग्रुप 7 है। ग्रुप 4 हम स्टडी कर रहे हैं। इसके बाद आपके पास एक ग्रुप रह जाएगा ग्रुप 7, जिसकी बहुत ही लिमिटेड इन्फॉर्मेशन हमारी बुक में दी हुई है। तो ग्रुप 4 को हम लोग अब यूँ समझें कि ये हमारा ऑलमोस्ट एंड होने वाला है। इसके बाद 1-2 टॉपिक और हैं इसके। तो अगर हम इस चैप्टर को ओवरव्यू दें तो हमने क्या देखा? सबसे पहले हमने थर्ड पीरियड एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी डिस्कस की, थर्ड पीरियड एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। फिर उनके जो कंपाउंड्स थे उनकी भी हमने कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया। देन हम ग्रुप 1 के ऊपर आए तो ग्रुप 1 की हमने फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस की। देन हम ग्रुप 2 के ऊपर आए तो ग्रुप 2 की भी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस की। फिर हम ग्रुप 4 पर आए तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हम डिस्कस कर चुके हैं। अब इस तरह से होता है, देखें, जिस तरह हर कंपाउंड की और हर जो ग्रुप होता है उनकी कोई अगर यूनिक प्रॉपर्टी है तो वो भी हमें देखनी पड़ती है। जिस तरह ग्रुप 1 में हम लोगों ने फ्लेम टेस्ट देखा था कि फ्लेम टेस्ट उनकी एक एबिलिटी है कि वो फ्लेम टेस्ट शो करते हैं, तो हमने फ्लेम टेस्ट का टॉपिक देखा। ग्रुप 2 के अंदर हम लोगों ने इसी तरह जो है कुछ चीजें देखी थी जो ग्रुप 1 में नहीं थी या थर्ड पीरियड के हवाले से डिस्कस नहीं हुई थी। तो एनीवेज आप लोगों को ना ये एक ओवरव्यू होना चाहिए, एक आइडिया होना चाहिए कि हमने इस चैप्टर में क्या चीज़ पढ़ी है और किस तरतीब से पढ़ी है। क्योंकि ये इस तरह की चीज़ें हैं, ये याद करनी पड़ती हैं, तो याद करने से फिर बहुत सारी चीज़ें आपके ज़हन से निकल जाती हैं। तो अगर आप एक तरतीब ज़हन में रखेंगे ना कि पहले हमने क्या पढ़ा और उसके अंदर क्या-क्या चीज़ें डिस्कस की, बाद में हमने जब चीज़ें पढ़ी तो उनमें क्या-क्या नई चीज़ें आई और किस तरह से हमने उसको पढ़ा, तो फिर आप लोगों के लिए ये चीज़ें समझना आसान होगा। एनीवेज़ हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारे पास है क्लोराइड्स ऑफ ग्रुप 4 एलिमेंट। क्लोराइड्स का मतलब है कि अगर हम ग्रुप 4 के एलिमेंट्स के साथ क्लोरीन लगा देंगे, तो वो उनके क्लोराइड्स बन जाएँगे। अब ग्रुप 4 के एलिमेंट्स के ऊपर ज़्यादातर +4 चार्ज होता है। हमने लास्ट क्लास में ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर देखा था कि इन पे +4 चार्ज होता है, सिवाय आखिरी एलिमेंट्स के जिनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो +2 भी शो कर सकते हैं। लेकिन +2 जो है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है लेड के अंदर। ज़्यादातर जो इसके एलिमेंट्स हैं ग्रुप 4 के, वो +4 में होते हैं। तो इसलिए इनके साथ 4 हैलोजन अटैच होते हैं, तो जनरल फार्मूला इनका बन जाता है XCl4। यहाँ पर X का मतलब हम लोग ग्रुप 4 के किसी एलिमेंट को लेंगे, जिस तरह कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, इनमें से कोई एक एलिमेंट हो सकता है। दे आर ऑल सिंपल कोवलेंट मॉलिक्यूल विद अ टिपिकल टेट्राहेड्रल शेप, यानी ये जितने भी मॉलिक्यूल होंगे, चाहे वो कार्बन टेट्राक्लोराइड हो, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड हो, जर्मेनियम टेट्राक्लोराइड, वो एक सिंपल मॉलिक्यूल होगा और उसकी जो शेप होगी वो टेट्राहेड्रल होगी। हमने फर्स्ट ईयर में वेस्पर थ्योरी में ये देखा था कि ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें 4 बॉन्ड पेयर्स हों और कोई लोन पेयर ना हो, ये AB4 की कैटेगरी बनती है, AB4। तो AB4 कैटेगरी के अंदर आपको पता है टेट्राहेड्रल शेप होती है, जिसमें 109 का एंगल बनता है और 4 कॉर्नर्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस पे अप्लाई होती हैं। वहाँ भी हम लोगों ने इनका ज़िक्र किया था CCl4 का। ऑल ऑफ देम आर लिक्विड्स एट रूम टेम्परेचर, और ये सारे के सारे तकरीबन क्या होते हैं, लिक्विड्स होते हैं रूम टेम्परेचर पे। अब इनकी एक प्रॉपर्टी है जो हमारी बुक में दी हुई है कि ये जो क्लोराइड्स होते हैं, जितने भी क्लोराइड्स हैं, इनको अगर हम पानी में डालें तो पानी के अंदर इनकी ब्रेकडाउन हो जाती है, जिसको हम कहते हैं हाइड्रोलिसिस। ठीक है? तो हाइड्रोलिसिस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इस टॉपिक के अंदर, या जो ग्रुप 4 है इसके अंदर, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज हाइड्रोलिसिस, क्योंकि इसका एक बाकायदा मैकेनिज्म दिया हुआ है, जैसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, और इसके अंदर काफ़ी चीज़ें हैं जो डिस्कस करने वाली हैं, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ज़रा अच्छी तरह से आप लोगों ने समझना है। सबसे पहले तो देखें हाइड्रोलिसिस के अंदर हम कर क्या रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम जितने भी हमारे क्लोराइड्स थे, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, इन तमाम क्लोराइड्स को हम पानी में अगर डाल देते हैं, तो पानी इनकी ब्रेक डाउन कर देगा।
और पानी का OH जाकर इनके साथ अटैच हो जाएगा और इनका जो X होगा, अब यहाँ पर जो M है, ये M रिप्रेजेंट करता है 4th ग्रुप के एलिमेंट्स को। यहाँ पे सिलिकॉन हो सकता है, जर्मेनियम हो सकता है, कोई भी एलिमेंट हो सकता है। क्योंकि हम तमाम के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं तो इसलिए आप यहाँ पर जनरल एलिमेंट्स को ही शो करेंगे M। आप अपनी आसानी के लिए यहाँ पर सिलिकॉन लिख सकते हैं। X का मतलब यहाँ पर Cl यानी क्लोरीन है, ठीक है? तो हाइड्रोलिसिस का मतलब है इनको आप पानी में डाल दें। पानी का क्या काम है जी? ये हाइड्रोलिसिस के अंदर ये होता है कि पहले स्टेप के अंदर वाटर जो होता है, वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाता है विद सेंट्रल एटम दैट इज़ 4th ग्रुप एलिमेंट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एक आपको खिचड़ी सी नज़र आ रही है, असल में ये क्या है कि ये तो आपका मॉलिक्यूल था ये वाला। M है जिसके साथ 4 हैलोजेन्स हैं, लेकिन अब उसके साथ 4 वाटर मॉलिक्यूल भी अटैच हो गए हैं। अभी ये वाटर मॉलिक्यूल पूरे उसी तरह से इसके साथ अटैच हैं। लेकिन आप देखें तो वाटर के लोन पेयर के साथ हमने एक एरो शो किया है। ये जो एरो है ये वाला, कोई भी एरो आप देख लें, ये एरोज़ जो हैं ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को शो करते हैं या डेटिव कोवलेंट बॉन्ड को शो करते हैं। ऐसा बॉन्ड जिसके अंदर एक ही एटम अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स की मदद से बॉन्ड बना रहा हो, उसको हम कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो पहले एक ये इंटरमीडिएट बनता है, अनस्टेबल इंटरमीडिएट इसको हम कहते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये जो सेंट्रल एटम है, अगर ये सिलिकॉन है, इसने 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाए हुए थे, तो अब 4 कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड भी वो बना रहा है। तो 8 बॉन्ड एक किस्म के वो बना रहा है, जो कि बहुत ही एक अनस्टेबल चीज़ है। तो इसलिए ये बनता है, ऐसा नहीं है कि ये नहीं बनता, ये बनता है, इस तरह का एक इंटरमीडिएट इनकी हाइड्रोलिसिस के दौरान बनता है, लेकिन ये बहुत ही अनस्टेबल होता है और इसके अनस्टेबल होने के बाद ही आपकी प्रोडक्ट होती है ना। अब देखें पहले तो आपने ये स्टेप बनाना है कि 4 वाटर मॉलिक्यूल आपने इस तरह से सेंट्रल एटम के साथ जोड़ देने हैं। अब अगले स्टेप के अंदर क्या होगा कि वो जो आपके वाटर मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन थे, हर मॉलिक्यूल का एक हाइड्रोजन एक हैलोजन के साथ रिएक्ट करके HCl बना देगा, HX जिसको हम कह देंगे, और वाटर का जो OH होगा, वो अब सेंट्रल एटम के साथ अटैच रह जाएगा इस तरह से। अब ये हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह अगर ये सिलिकॉन है, तो ये सिलिकॉन के साथ 4 हाइड्रोक्साइड, यानी पहले क्या था? पहले सिलिकॉन के साथ 4 हैलोजन थे, यानी क्लोरीन थे 4। प्रोडक्ट के अंदर जब जब उसने वाटर से रिएक्ट किया, तो वाटर से रिएक्ट करने के बाद अब प्रोडक्ट के अंदर देखें Cl नहीं है, उनकी जगह पर OH आ गए। ये OH कहाँ से आए हैं? ये वाटर से आए हैं। वाटर के OH इसके साथ अटैच हो गए और वाटर के जो H थे, वो क्या थे? हैलोजन के साथ रिएक्ट कर लिया उन्होंने। एक तो इसका सवाल इस तरह से आता है कि आपने इसका जनरल मैकेनिज़्म बताना होता है हाइड्रोलिसिस का, जो कि आप देख सकते हैं 2 स्टेप्स के अंदर होता है। ये तो आप लोग इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। इसके अंदर एक सवाल जो बड़ा कॉमन होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि ये जितना भी आपने प्रोसेस पढ़ा है कि पहले वाटर उसके साथ अटैच होता है, फिर वाटर का H उसके X के साथ रिएक्ट करके HCl बना देता है और बाकी OH उसके साथ अटैच हो जाते हैं। ये तमाम चीज़ें कार्बन के अलावा जो हैलाइड्स हैं, उनके ऊपर अप्लाई होती हैं। यानी अक्सर ये सवाल आता है, व्हाई कार्बन टेट्राक्लोराइड इज नॉट हाइड्रोलाइज्ड। यानी ये जितना प्रोसेस हमने पढ़ा है, ये सेंट्रल एटम जो है, ये M जो है, ये कार्बन नहीं हो सकता। ये कार्बन के अलावा कोई एलिमेंट हो सकता है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन या लेड। इनमें से कोई एलिमेंट हो सकता है, लेकिन यहाँ पर कार्बन नहीं होगा। तो ये सवाल अक्सर बोर्ड के पेपर में भी पूछा जाता है, हमारी बुक में भी दिया हुआ है, तो इसलिए इसको ज़रा देख लें। इसको समझने के लिए हमारे पास ये जो पहला स्टेप है, इसलिए तो मैकेनिज़्म बताया गया ना, कि ये मैकेनिज़्म बताने का मकसद क्या है? ये मैकेनिज़्म बताने का मकसद आप लोगों को उस कार्बन की बात को समझाना है। आप देख सकते हैं कि पहले स्टेप के अंदर 4 वाटर मॉलिक्यूल अटैच होते हैं। अभी सेंट्रल मेटल एटम के पास कोई जगह तो होनी चाहिए कि वो वाटर मॉलिक्यूल को अपने साथ अटैच करवा सके। तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, ये सेंट्रल एटम के साथ उसके एम्प्टी डी ऑर्बिटल में अटैच होते हैं। ये जो 4 वाटर मॉलिक्यूल आपको नज़र आ रहे हैं, ये इस M के यानी सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन या लेड इनके किस ऑर्बिटल के साथ इन्होंने बॉन्ड बनाया हुआ होगा ये? ये खाली जो इनका डी ऑर्बिटल होता है ना, उसके साथ बनाया होता है। और जो कार्बन होता है, उसके पास डी ऑर्बिटल नहीं होता, चाहे एम्प्टी हो, लेकिन उसके पास एम्प्टी भी नहीं होता। कार्बन डोंट हैव एम्प्टी डी ऑर्बिटल। कार्बन के पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल नहीं होता। अगर हमने ये बात पहले भी डिस्कस की थी कि कार्बन की जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 6 है। अगर मैं कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखूँ, 1s2
2s2 2p2। इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो दूसरे शेल पे खत्म होती है ना, तो दूसरे शेल में 2 सब शेल होते हैं s और p। बाकी जितने एलिमेंट्स हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तीसरे शेल पे, चौथे शेल पे, 5वें शेल पे खत्म होती है। तो उनके अंदर d सब शेल होते हैं, चाहे वो एम्प्टी हों लेकिन होते तो हैं ना। तो वो उनके एम्प्टी होने की वजह से ये जो वाटर होता है ये उनके साथ अटैच हो जाता है। लेकिन जो आपके जो कार्बन का केस है, कार्बन के केस में ऐसा कुछ नहीं है कि उसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल हो, इसलिए ये कॉम्प्लेक्स जो आपको नज़र आ रहा है, ये कॉम्प्लेक्स कार्बन के केस में नहीं बनता। तो अगर ये कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा, तो इस कॉम्प्लेक्स के ना बनने की वजह से ये नेक्स्ट स्टेप नहीं होगा ये वाला, क्योंकि वो ये नेक्स्ट स्टेप तभी होगा जब ये कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन ही नहीं होती, वाटर कार्बन के साथ अटैच ही नहीं होता। इसीलिए कार्बन के जो हैलाइड्स हैं या कार्बन के जो क्लोराइड्स हैं, वो उनकी हाइड्रोलिसिस इस तरह से नहीं होती जिस तरह बाकी उसके ग्रुप के एलिमेंट्स की होती है। तो 2 सवाल यानी यहाँ पर हमने देखे। एक तो आपको यहाँ पर किसी भी एलिमेंट की हाइड्रोलिसिस पूछी जा सकती है, उसके क्लोराइड की, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड का आपको पूछा जा सकता है। फिर इसके अलावा आपको ये पूछा जा सकता है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड की हाइड्रोलिसिस इस तरह से नहीं होती, अगर वो नहीं होती तो क्यों नहीं होती? तो आप उसमें भी ये मैकेनिज़्म बनाएँगे। ये वाला इंटरमीडिएट आपको बनाना होगा, नीचे लिखना होगा कि ये जो इंटरमीडिएट आपको नज़र आ रहा है, ये इंटरमीडिएट कार्बन के केस में नहीं बनता, क्योंकि कार्बन के पास कोई डी ऑर्बिटल नहीं होता कि वो इस तरह का कॉम्प्लेक्स बना सके या वाटर मॉलिक्यूल्स को अपने साथ अटैच करवा सके। तो ये था हाइड्रोलिसिस का टॉपिक। अब कार्बन के जो क्लोराइड्स हैं, इनकी जो हाइड्रोलिसिस होती है, वो जब हमने देखा कि उस तरह से तो नहीं होती जिस तरह बाकियों की हो रही थी। उनके लिए हम क्या करते हैं, सुपर हीटेड स्टीम यानी बहुत ज़्यादा हाई एनर्जेटिक स्टीम के साथ उसको रिएक्ट करवाते हैं। तब जाकर उसके बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं और उससे भी आप देखें तो वो हाइड्रोक्साइड नहीं बन रहे, ये COCl2 फ़ॉस्जीन गैस बन रही है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन रहा है। तो ये भी आप लोगों की बुक में दिया हुआ है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी ये जो काम था, ये 2 स्टेप्स वाला, ये है कार्बन के अलावा जो एलिमेंट्स हैं उनके लिए, उनकी जो प्रोडक्ट है वो हाइड्रोक्साइड्स है। लेकिन कार्बन टेट्राक्लोराइड के लिए हमें एक तो वाटर यूज़ नहीं करना पड़ता, हमें स्टीम यूज़ करनी पड़ती है। फिर उस स्टीम के लिए भी आप देख सकते हैं कि जो प्रोडक्ट है वो बाकियों से बहुत डिफरेंट है। ये कार्बोनाइल क्लोराइड COCl2 फ़ॉस्जीन गैस बन रही है। अब जो हैलाइड्स होते हैं चौथे ग्रुप के, इनके अंदर ये खूबी होती है कि ये हैलोजन आयंस के साथ मिलकर कॉम्प्लेक्स भी बना सकते हैं। और उसमें भी अगेन एक मसला है कि कार्बन जो है वो इस तरह के कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता। ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, तो इसके हवाले से भी आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। एक्सेप्ट कार्बन, ऑल रिएक्ट्स विद हैलोजेंस टू फॉर्म हेक्साहेलो कॉम्प्लेक्स आयंस। यानी सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड है या सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड है अगर, या फ्लोराइड है, इसको हैलोजन आयंस के साथ यानी F नेगेटिव के साथ जब रिएक्ट करवाएँगे तो पहले 4 हैलोजन थे, अब 6 हो जाएँगे, क्योंकि सिलिकॉन के पास एम्प्टी d ऑर्बिटल है। वो एम्प्टी d ऑर्बिटल इस फ्लोराइड आयंस को अपने साथ अटैच करवा लेगा, जिसकी वजह से ये देखें कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। और ऐसा आप कार्बन के साथ नहीं कर सकते। अब देखें फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे कार्बन है, CF4 होता, तो F नेगेटिव। अब वो F नेगेटिव सिलिकॉन सॉरी कार्बन के साथ कैसे अटैच होते हैं? क्योंकि कार्बन के पास d ऑर्बिटल नहीं है। तो d ऑर्बिटल ना होने की वजह से एक तो हमने देखा कि कार्बन के जो हैलाइड्स होते हैं, उनकी हाइड्रोलिसिस नहीं होती। दूसरा वो ये कॉम्प्लेक्स भी नहीं बनाते, जिस तरह से उसके बाकी एलिमेंट्स बनाते हैं। तो ये तो थी हमारे पास क्लोराइड्स की इंफॉर्मेशन। तो बहुत सिंपल और आसान, और समझ के याद करें, इसको हाथ से लिखें, इंशाल्लाह कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान सा टॉपिक है। अब इससे भी आसान टॉपिक है ऑक्साइड्स, और ऑक्साइड्स के अंदर आप लोगों के लिए और ज़्यादा आसानी कर दी गई है कि सिर्फ़ आपको कार्बन और सिलिकॉन के ऑक्साइड्स की इंफॉर्मेशन दी गई है। तो कार्बन के आपको पता है 2 ऑक्साइड्स होते हैं, एक कार्बन डाइऑक्साइड और एक कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल, अब इसके हवाले से आपको जनरल इन्फॉर्मेशन सारी पता होनी चाहिए। अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का, तो आप उसमें बताएँगे कि कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो sp होती है, इसका जो मॉलिक्यूल होता है वो लीनियर होता है। इसमें 2 डाइपोल्स होते हैं। देखें, एक डाइपोल इस डायरेक्शन में है, एक डाइपोल इस डायरेक्शन में है। दोनों डाइपोल एक-दूसरे की अपोज़िट होते हैं, इसलिए ये इसकी जो नेट डाइपोल मोमेंट है वो 0 होती है, और नेट डाइपोल मोमेंट 0 होने की वजह से ही ये क्या होता है, नॉन पोलर होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का जो मॉलिक्यूल है ये नॉन पोलर होता है, क्योंकि इसमें 2 डाइपोल्स होते हैं, दोनों अपोज़िट होते हैं, नेट डाइपोल मोमेंट 0 हो जाती है। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर पेपर में आ जाता है। उसके अलावा इसके अंदर जो बॉन्ड लेंथ है वो 116 पीएम पिकोमीटर के अंदर होती है।
तो ये एक जनरल सा स्ट्रक्चर हमारी बुक में दिया हुआ है, ये भी आप देख सकते हैं, ये जो आप 10th क्लास में पढ़कर आते हैं कि म्यूचुअल शेयरिंग से जो बॉन्ड बनते हैं, उसी तरह डॉट क्रॉस से शो किया गया है। तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन होता है, जो आप लोगों को कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर जितनी इन्फॉर्मेशन आपको पता है, वो सारी आपने बतानी है। उसके बाद है इसका एक और ऑक्साइड कार्बन का, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन कार्बन के साथ एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड भी बनाता है। और ये जो मॉलिक्यूल है कार्बन मोनोऑक्साइड का, ये नॉन पोलर नहीं है, ये स्लाइटली पोलर है। क्योंकि इसमें आप देखें ना कि इसमें डाइपोल्स एक दूसरे को कैंसल नहीं कर सकते। कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव, तो आपके पास एक डाइपोल बनेगा इस डायरेक्शन में। तो अब इसके अगेंस्ट तो कोई डाइपोल नहीं है, तो इसलिए इसके अंदर पोलैरिटी होगी और ये पोलर होगा, लेकिन चाहे बहुत ज़्यादा पोलर ना हो, लेकिन स्लाइटली पोलर ज़रूर होगा। तो ये हो गया जी। अब उसके बाद हमारी बुक में सिलिकॉन का एक ऑक्साइड जो है वो बड़ा फेमस, सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2 जिसको हम लिखते हैं, और आम ज़ुबान में इसको रेत यानी सैंड कहते हैं। अब सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है ये एक जाइंट कोवलेंट मॉलिक्यूल है। सिलिकॉन का एटम बड़ा होता है। सिलिकॉन का मसला ये है कि ये ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड नहीं बनाता, ये सारे के सारे सिंगल बॉन्ड बनाता है। तो आप देखें सिलिकॉन के साथ 4 ऑक्सीजन अटैच, हर अब ये मैं फॉर एग्ज़ाम्पल इस सिलिकॉन की अगर बात करूँ, तो आपने देखा इसके साथ 1, 2, 3, 4, 4 ऑक्सीजन अटैच हैं। फिर आगे एक सिलिकॉन है, फिर उसके साथ भी इसी तरह ये पूरा नेटवर्क बनता है। और अपनी आसानी के लिए फिर हम जो इसका एक सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट निकालते हैं, वो SiO2 निकाल लेते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड का। लेकिन होता ही एक जाइंट कोवलेंट स्ट्रक्चर है और ये सॉलिड होता है, रेत आपको पता है सॉलिड होती है और उसका मेल्टिंग पॉइंट भी कितना ज़्यादा होता है। अब यहाँ से एक शॉर्ट क्वेश्चन जनरेट होता है, जो अक्सर पेपर में आता है। आपने देखा कि कार्बन का जो ऑक्साइड था, जो डाइऑक्साइड था, ये गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड इज़ अ गैस, और सिलिकॉन उसी के बिल्कुल नीचे है, उसी ग्रुप के अंदर है, लेकिन उसका जो डाइऑक्साइड है वो गैस नहीं है, इवन गैस तो दूर की बात है, वो बहुत ही हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट सॉलिड है। तो ये अक्सर पेपर में सवाल आता है, व्हाई कार्बन डाइऑक्साइड इज गैस व्हाइल सिलिकॉन डाइऑक्साइड इज सॉलिड? तो आप उसमें बताएंगे बिकॉज़ कार्बन डाइऑक्साइड इज अ मॉलिक्यूलर he has molecular shape and it is non-polar and it exists in the form of molecules and it cannot form a long chain or huge structure like silicon. तो कार्बन डाइऑक्साइड के केस में आप सिलिकॉन की तरह का एक जाइंट कोवलेंट स्ट्रक्चर नहीं देखते, ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जबकि इसके मुकाबले में जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है, ये जाइंट कोवलेंट स्ट्रक्चर बनाता है, जिसकी वजह से ये क्या होता है, सॉलिड होता है। तो असल में जो इसकी रीज़न आपने बतानी होती है, वो यही बतानी होती है कि जाइंट कोवलेंट स्ट्रक्चर ना होने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, लेकिन जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, ये सॉलिड है। अब हमारे पास इनके एसिड बेस बिहेवियर आएँगे, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। बहुत आसान टॉपिक हैं, हर टॉपिक के अंदर छोटे-छोटे ट्रिक्स हैं, छोटी-छोटी बातें हैं और अब देखें आपके पास लेक्चर भी सेव होते हैं, आप किसी भी टाइम इस चीज़ को समझ सकते हैं, अपनी बुक से देखा करें, बुक सामने रखा करें और हमारी बातें सुनते जाया करें और आपके पास जितनी भी चीज़ें आती जाएँगी, आपको सारी क्लियर होती जाएँगी इंशाल्लाह। फिर भी अगर कुछ समझ ना आए तो हम लोग हैं, होप फॉर द बेस्ट, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।